नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य की 14 महिलाओं को वीरांगना तिलू रौतेली पुरस्कार, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी सम्मानित। राज्य सरकार ने बढ़ाई तिलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि। धाकड़धामी का एक और बड़ा फैसला, अधिकारियों की फिजूल खर्ची पर लगाया ब्रेक। एक अधिकारी के पास सिर्फ एक सरकारी गाड़ी की अनुमति, विपक्ष भी हुआ मुड़ी। राजधानी देहरादून में भी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत को लेकर नगर निगम की लापरवाही, सवालों के घेरे में ईएसएल कंपनी की कार्यप्रणाली, फिर भी निगम की कंपनी पर मेहरबानी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून में वीरांगना तिलू रौतेली की जयंती पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश का नाम रोशन करने वाले महिलाओं को तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया। तिलू रौतेली पुरस्कार हासिल करने वाली दिव्यांग खिलाड़ी गरिमा जोशी, नीलिमा राय उत्साहित नजर आई। मानसी जोशी समेत 14 महिलाओं को तिलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। सीएम धामी ने बेहतर कार्य करने वाली 35 आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से नवाजा। बता दें कि इस साल तिलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को 31,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है। ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमारे प्रदेश के सभी जनपदों से ऐसी महिलाएं या ऐसी बालिकाएं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, ये अपनी जीवन की चुनौतियों को पार पाते हुए सफलता हासिल करी है और समाज को बड़ा संदेश देने का काम किया है। ऐसी महिलाओं, ऐसी बालिकाओं को चिन्हित करते हुए उनको तिलू रौतेली पुरस्कार से आज सम्मानित किया गया है। तो एक हादसे ने मेरी जो जर्नी है वो पूरी होल लाइफ व्हीलचेयर पे आ गई और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी एज ए पैरा एथलीट स्टार्ट कर दी। अभी मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। एशियन गेम्स के लिए भी मैंने क्वालिफाई कर दिया है, जो कि हैंगूस चाइना में होने अक्टूबर में, और जो मेरे इवेंट है वो जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो है। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल देखा है फाइनेंशियली भी और जो मेरा ट्रीटमेंट है उसमें भी। तो बस फैमिली का सपोर्ट था, आसपास के मतलब उत्तराखंड के काफ़ी सोशल वर्क का सपोर्ट था। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ और मुझे तिलू रौतेली अवार्ड से सम्मानित किया गया है रेखा आर्या मैम की द्वारा और पुष्कर सिंह धामी सर के द्वारा। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि ज़िंदगी में जितना संघर्ष मैंने करी हूँ उसका फल मुझे आज मिल गए हैं। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। 10 से 17 अगस्त तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। 21 अगस्त तक नामांकन वापस लेने का समय है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इसे लेकर उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें बागेश्वर उपचुनाव को लेकर ये ताजा अपडेट, जहां चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 5 सितंबर को बागेश्वर सीट पर उपचुनाव होना है और इस पर मतदान होगा 5 सितंबर को। 8 सितंबर को उपचुनाव का रिजल्ट सामने आ जाएगा। 10 से 17 अगस्त तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे और 21 अगस्त तक नामांकन वापस लेने का समय रखा गया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव होना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अब जो बड़ा फैसला सीएम धामी ने लिया है, इसकी तारीफ न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। धाकड़ धामी का एक और धाकड़ फैसला, फिजूल खर्ची रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम। एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी, अफसरों के खर्च पर ब्रेक, विपक्ष ने भी की सराहना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा फिजूल खर्ची रोके जाने को लेकर जहां पहले सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होटल की बजाय मुख्यमंत्री आवास में किए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था, तो वहीं सीएम धामी का एक और धाकड़ फैसला सामने आया है,
जिससे फिजूल खर्ची से प्रदेश का पैसा बचाया जा सकता है। जी हां, उत्तराखंड शासन के अधिकारियों के पास यदि एक से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है तो उनके पास अलग अलग विभागों से वाहन भी मिलते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा इसको लेकर आदेश जारी किया गया है कि शासन के अधिकारी के पास एक ही गाड़ी होगी और यदि एक से अधिक गाड़ी जिस भी अधिकारी के पास है उन्हें वापस करना होगा। सीएम धामी के इस फैसले की सराहना बीजेपी कर रही है। इसी के साथ मंत्रियों से भी एक से अधिक वाहन वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सख्त कदम उठाया है कि अधिकारियों पे जो मिसयूज गाड़ियों का इस्तेमाल होता है उसमें तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई और ऐसे ही सभी जगह होनी चाहिए। चाहे मंत्रीगण भी है, मंत्रीगण को भी जब सरकारी गाड़ी मिलती है उसी का इस्तेमाल होना चाहिए, न कि विभागीय गाड़ियां भी फिर उनको दी जाए। ये इसमें भी रोक होनी चाहिए। फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने को लेकर अधिकारियों को एक ही वाहन इस्तेमाल किए जाने की जहां सराहना हो रही है, तो वहीं विपक्ष भी मुख्यमंत्री के इस फैसले के साथ नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये स्वागत योग्य कदम है कि अधिकारियों को एक ही वाहन इस्तेमाल किए जाने का निर्णय सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन इस आदेश के साथ साथ इसका पालन होना भी जरूरी है। तो ये अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य कदम है। मितव्ययता होनी चाहिए, जो राज्य का पैसा खर्च ना हो। बीच में ऐसे वीडियोस भी थे जिसमें कुत्ते घुमाने के लिए भी गाड़ी थी, सब्जी लाने के लिए अलग गाड़ी थी, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य के हित में कुछ पैसा अगर खर्च किया जा रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है तब से कई बार ऐसा मौका आया है जब विपक्ष ने भी सरकार के फैसलों की सराहना की है। ऐसे में देखना होगा कि फिजूल खर्ची रोकने को लेकर जो निर्णय शासन के द्वारा एक अधिकारी एक वाहन को लेकर जारी किया गया है उस पर कितना अमल होता है और कितनी फिजूल खर्ची सरकार रोक पाती है। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चौफाल ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता 15 अगस्त को धारचूला से कानड़ी तक बॉर्डर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। बीजेपी इस तिरंगा यात्रा में 65 किलोमीटर का फासला तय कर 35 ग्राम पंचायतों में जाएगी। बीजेपी ग्राम पंचायतों में मौजूद शहीदों के आवास में भी जाएगी। जो ये यात्रा है तिरंगा यात्रा, यह तिरंगा यात्रा हमारी धारचूला से झूलाघाट तक यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा 65 किलोमीटर की दूरी 35 ग्राम पंचायत है और समापन इसका कानड़ी ग्राम पंचायत है झूलाघाट। उस झूलाघाट जो शहीद हमारे भवानी चंद जी हैं उनके गांव में समापन होगा, उसके परिवार तक जाएंगे। रास्ते में भी जो हमारे अन्य परिवार हैं, अभी हमारे थापा जी एक परिवार है वो भी शहीद हुए थे झूलाघाट, उनके परिवारों में भी जाएंगे। हाशिए पर गई कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव से पहले खुद की सियासी जमीन मजबूत करने की जुगत में नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद में वापसी के बाद अब उत्तराखंड में उनके दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस उत्साहित दिख रही है। राहुल के दौरे से आखिर कांग्रेस को किस तरह से मजबूती और नई ऊर्जा मिलेगी, इस रिपोर्ट से समझिए। 2024 की तैयारी में उत्तराखंड कांग्रेस, राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित। राहुल भरेंगे प्रदेश कांग्रेस में जोश, पार्टी को मिलेगी नई ऊर्जा। एकाएक हार से कांग्रेस इस वक्त हाशिए पर आ चुकी है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को नजदीक आता देख पार्टी ने अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की संसद में वापसी के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, मानो पार्टी में एक नई जान आ गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुप्रीम आदेश के जरिए लोगों की इस जनभावना को सुनिश्चित करवाया है और राहुल जी को और देशवासियों को सबको बधाई कि राहुल जी ने लोकसभा में फिर से अपना स्थान ग्रहण किया है। फिर से जनता की आकांक्षा और लोकतंत्र की भावना भारत की संसद में और ऊंचाइयों पर गूंजेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें भी उन्होंने इस बात को इंगित किया कि भाई राहुल जी की जो सदस्यता है उस सदस्यता को जो निरस्त किया गया वो उचित नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है।
इसी के साथ राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में पार्टी के नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी के दौरे को लेकर अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। ऐसे में पार्टी में नई ऊर्जा भरने का काम किया जाएगा और उत्तराखंड में राहुल गांधी स्वाभिमान यात्रा करेंगे, जिसके जरिए जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने चुटकी ली है। जब जन समर्थन नहीं मिलता है तो अनाप शनाप ऐसी भाषा का प्रयोग कर जनता के बीच में विद्रोह करने का काम कांग्रेस नेता कर रहे हैं। जन समर्थन कांग्रेस पे दूर दूर तक नहीं है। इसे इन यात्राओं को कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इतना फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं को उत्तराखंड की जो धार्मिक यात्रा है उसको भी महत्व देना चाहिए। ये अकल देने का काम है कांग्रेस। अब ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा उत्तराखंड में क्या रंग लाएगी और 2024 में इसका कितना फायदा होगा, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस की आपसी कलह उत्तराखंड में पार्टी को लगातार कमजोर करती रही है। लेकिन देखना होगा राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा पार्टी को कितना मजबूत करता है। राजधानी देहरादून में महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। हल्ला बोल करके महिला कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय से घंटा घर तक बीजेपी की शव यात्रा निकाली और कांग्रेसियों ने इस शव यात्रा में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंकिता हत्याकांड को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। प्रदर्शन में शामिल महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने केंद्र और प्रदेश की सरकार को फेलियर बताया। निकाल रहे जो कि हर तरीके से फेल हो चुकी है। आज महंगाई पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस हद तक बढ़ चुकी है और सरकार जो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। महिलाएं इतनी असुरक्षित हो गई है, देश में इतनी बेरोजगारी हो गई है। आज केंद्र सरकार की हम लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं। उनको ये बोलना चाहते हैं कि जो जनता है जिसके वोटों से वो उनकी सरकार बनी है, उनको परेशान करना वो बंद करें। रुड़की के एक परिवार ने स्थानीय विधायक और नगर के उद्योगपति जमीन हड़पने का आरोप उनके ऊपर लगाया है। परिवार ने बताया कि सिविल लाइंस में उनकी पुश्तैनी संपत्ति है, जिसमें उनके पिता और 3 भाइयों का अधिकार है। परिवार का आरोप है कि संपत्ति बंटवारा नहीं हुआ है। बावजूद इसके फर्जी पारिवारिक बंटवारा दिखाते हुए विधायक और उनके पार्टनर ने 2 भाइयों से पुश्तैनी संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बत्रा जी बोल रही हूँ मैं बस इसीलिए कि वो रुक जाएं। जहाँ वो जिस सीमा तक वो पहुँच गए हैं वो अति पार हो चुकी है। औरतों को सड़क पे उतार दिया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पुलिस वगैरह कुछ नहीं कर रही है। विधायक है तो विधायक कुछ भी करेगा। पुलिस करना चाहती है लेकिन करने नहीं दिया जा रहा है उनको। कोर्ट में है, जो लोग प्रेस कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं और राजनीतिक व्यक्ति उसका लाभ उठा रहे हैं। और जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का जो फैसला होगा मुझे मंजूर है और कोर्ट में जाने के बाद मैं सोचता हूँ कि टिप्पणी करना उचित नहीं है। मनगढ़ंत कहानी और मनगढ़ंत कहानियों का मैं जवाब नहीं देता। कुछ लोग जो हंगामा कर रहे हैं और जो राजनीतिक लोग भी वहाँ पर आए तो आप समझ जाएं कि उनका मकसद क्या है और क्या मकसद लेकर चल रहे हैं। तो मेरा कहना यही है, जब मामला कोर्ट में तो कोर्ट से जो निर्णय होगा सबको बाजी होगा। देहरादून पुलिस ने सचिवालय से गुम हुई फाइल के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और सचिवालय के सेक्शन ऑफिसर की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। बता दें कि राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन शासन की नाक के नीचे कई फाइलें गायब होने के मामले सामने आए हैं, लेकिन अब ताजा मामला सचिवालय से सामने आया है, जहां सचिवालय के अभिलेख गृह विभाग से किरणपाल सिंह के शस्त्र लाइसेंस की सीमा विस्तार से संबंधित फाइल गुम हो गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति के द्वारा आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई। देखिए, थाना कोतवाली में एक हमें कंप्लेंट दी गई है जो सेक्शन ऑफिसर सचिवालय के हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि एक शस्त्र विस्तारीकरण के संबंध में एक पत्रावली उनके यहाँ स्थित थी, जिसमें कि जो है जब सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी ने सूचना मांगी, उसके पश्चात ये पता चला कि वो फाइल वहाँ पर नहीं मिल रही है। इस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है और जिस पर जो है मुकदमा पंजीकृत है। नहीं, अभी तो तहरीर दी गई है जिसमें कि फाइल के ना मिलने के संबंध में कंप्लेंट दी गई है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत है। उत्तरकाशी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का चाबुक चला है। प्रशासन की टीम ने चिन्याली सौड़ के मुख्य बाजार में बीआरओ की रोड पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। प्रशासन की टीम पहुंचने से पहले कई व्यापारी खुद अतिक्रमण हटाते भी नजर आए। कई व्यापारी कार्रवाई का विरोध करते नजर आए। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और फॉरेस्ट की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 1991 में यहाँ पे दुकानदारी कर रहा हूँ। पहले हमारे वहाँ पे खोखो हुआ था,
तात्कालिक द्वारा उन्होंने उनको हटा दिया। उसके बाद हम इधर उधर घूमते फिरते गए। आज हमें यहाँ पर रखा तो सिटिंग चार्ज हमने 60,000 रुपये दिए, ठीक है, और जिला पंचायत को हम टैक्स दिया, नगर पालिका हम टैक्स दे रहे हैं। आज हमें कितना नाजायज परेशान किया, हम अपने बाल बच्चे कैसे पले, बताइए पहले आप। जिस प्रकार से दशरथ प्रसाद बडोनी जी कह रहे हैं कि ये प्राइवेट भूमि है, प्राइवेट, ये धरासू वन रेंज श्रमिक सहकारी समिति के नाम से इसकी 2 नाली ज़मीन अभी भी रजिस्टर्ड है। और ये जो भूमि है इसमें सर 50% शेयर इसका गवर्नमेंट का है और 50% शेयर इसमें पब्लिक का है। ये कोई ऐसा समूह नहीं है कि 4 आदमी मिलकर जो है एक समिति बना दी गई, ये ऐसी कोई समिति नहीं है। इसमें गवर्नमेंट का शेयर है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है। नगर निगम के 100 वार्डों में एलईडी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का काम ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। नगर निगम स्ट्रीट लाइट लगवाने और मरम्मत के दावे तो कर रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। जिस कंपनी को स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का काम सौंपा गया है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बावजूद इसके नगर निगम कंपनी पर मेहरबान है। देखिए रिपोर्ट। स्ट्रीट लाइट के नाम पर बड़ा खेल, नगर निगम और कंपनी का तालमेल, सवालों के घेरे में EESL कंपनी, फिर भी नगर निगम मेहरबान। देहरादून नगर निगम किस तरह से भोली भाली जनता को बरगलाने का काम कर रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। स्ट्रीट लाइट को ठीक करने और लगाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और है। अधिकतर वार्ड की तरफ यदि आप जाकर देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट बंद ही आपको मिल जाएगी। रात के समय वार्ड में अंधेरा पसरा रहता है, क्योंकि किसी वार्ड में स्ट्रीट लाइट आंख मिचोली खेलती है तो कहीं कभी जलती ही नहीं। इन स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने का जिम्मा EESL कंपनी को सौंपा गया था, लेकिन कंपनी के काम पर स्थानीय जनता के साथ ही पार्षद भी सवाल उठा रहे हैं। नगर निगम के 100 वार्डों में स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का जो काम था वो पूरी तरह से चरमराता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक लगभग 4000 से अधिक शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं, जिन्हें निस्तारण करने में कंपनी के पसीने छूट रहे हैं। कुछ पार्षदों का कहना है कि अधिकतर LED स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, जिसकी शिकायत उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ ही लाइट की मरम्मत का कार्य देख रही कंपनी से की है, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं लाइट की स्थिति वाकई में बहुत खराब है, और जबकि बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए थी, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, लेकिन धरातल पे ये व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा गई है। कहीं ना कहीं अगर आप 25 कंप्लेन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 5-7 लाइटें ही सही हो रही हैं, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को बार बार सुनना पड़ रहा है, और बार बार निगम को अवगत कराने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। हमने तो अभी हाल में ही नगर आयुक्त महोदय से यहाँ तक ऑफर दिया है कि अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है तो हम हर विधानसभा से 2-2 पार्षद आपकी टीम को हम देने को तैयार हैं, ताकि क्षेत्रों में लाइट की व्यवस्था सही हो सके, क्योंकि इससे पहले भी बोर्ड में मामला पहले भी कई बार उठ चुका है। कहीं ना कहीं लाइट को लेके बार बार हम लोग ग्राउंड पे जीरो हो जाते हैं। वहीं नगर आयुक्त मनोज गोयल का कहना है कि 300 से लेकर 400 तक स्ट्रीट लाइट की शिकायत हर रोज मिल रही है। कुछ पुराने भी स्ट्रीट लाइट खराब है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। लगभग 300 से 400 लाइटों की शिकायत हमको डेली प्राप्त होती है, और शहर में जो लाइटें लगी हैं करीब 1 लाख लाइटें लगी हैं। उसमें नॉर्मली बारिश के मौसम में कार्बन की प्रॉब्लम या स्विच खराब होने की प्रॉब्लम सामान्यतः आती रहती है, और हमारा प्रयास ये है कि हम उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। डेली बेसिस पे करीब अब वर्तमान में 300-400 लाइटों की शिकायत प्राप्त हो रही है, और कुछ बैकलॉग भी हमारे पास है, जो बीच में 15-20 दिन लगातार बारिश होती रही, जिसके कारण लाइटें ठीक कराना संभव नहीं हो पाया उस ड्यूरेशन की। तो वर्तमान में हमारी जो टीम लगी है वो हमको डेली करीब 750 से लेकर 850 लाइटें ठीक कर रही हैं, जिसमें डेली की शिकायतें हैं प्लस जो बैकलॉग है उसका भी समाधान किया जा रहा है। बता दें कि स्ट्रीट लाइट को ठीक करने का जिम्मा EESL कंपनी को दिया गया है। अब सवाल ये है कि EESL बार बार सवालों के घेरे में रही है, उसके बावजूद नगर निगम इस कंपनी को कार्य करने का मौका दे रहा है, जो संदेह पैदा करता है। आखिर क्या वजह है कि नगर निगम EESL कंपनी को बाहर का रास्ता नहीं दिखा पा रहा है, या फिर खेल कुछ और ही है जिसके काम को लेकर इतनी शिकायतें हैं? तो आखिर नगर निगम में ऐसा कौन है जिस कंपनी पर इतना मेहरबान है? और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य की 14 महिलाओं को वीरांगना तिलू रौतेली पुरस्कार, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी सम्मानित। राज्य सरकार ने बढ़ाई तिलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि।
धाकड़धामी का एक और बड़ा फैसला, अधिकारियों की फिजूल खर्ची पर लगाया ब्रेक। एक अधिकारी के पास सिर्फ एक सरकारी गाड़ी की अनुमति, विपक्ष भी हुआ मुड़ी। राजधानी देहरादून में भी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत को लेकर नगर निगम की लापरवाही, सवालों के घेरे में ESL कंपनी की कार्यप्रणाली, फिर भी निगम की कंपनी पर मेहरबानी।